वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एशियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपेटिटिव एग्जाम्स। तो देखते हैं एशियान जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। और ये रीजन की होल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई कि कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट है तो उसमें सारे मुल्क आपस में एक दूसरे की कॉपरेशन के ज़रिए से उसको काउंटर करेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि पूरा रीजन जो है वो कॉमन इंटरेस्ट की बेस पे आपस में इंटीग्रेट है और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन है, ताकि क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इकोनॉमिक मतलब कि ट्रेड रूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। चाइना की भी यहाँ से मतलब कि ट्रेड रूट्स हैं 80% यहाँ से जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है ये बनाई गई। और इसके अलावा जो है ये इक्वलिटी बेस है कि हर जो भी मेंबर्स हैं इसके वो इक्वली प्रॉस्पेरस हों। तो एशियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका एब्रीवेशन है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1967 को बनी बैंकॉक में। इसके जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं जिनको हम फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। एक आध एक्सेप्शन केस अगर आ जाता है तो यू शुड नो कि इसके कौन कौन से हैं फाउंडिंग मेंबर्स। और बाकी जो हैं वो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था 1984 में ब्रुनाई ने, वियतनाम 1995, लाओस में म्यांमार 1997 और लास्ट में कंबोडिया 1999 तक आखिरी जो है इनके बने। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जिनके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और भी काफ़ी यूएस वगैरह जाते हैं। तो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो। सो ये जो एशियान है वो रीजनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़कर देखते हैं एम्स और पर्पसेस। एम्स और पर्पसेस ऑब्वियसली सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ इसका है। इकोनॉमिक पर्पस मतलब के लिए बनाई गई, जिसके लिए ताकि इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हों। और सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर एक दूसरे को प्रमोट हो। और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया कि सारे जो एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ है सारे मिलकर जो है वो हेल्प करेंगे इसी के लिए भी। और इसके अलावा स्टेबल बनाने के लिए इस रीजन को। तो ये सारे जो हैं ये एम्स एंड पर्पसेस हैं इसके। और अगर हम देखे जाएँ तो इसके पिलर्स की बात करें तो 3 पिलर्स हैं एशियान के। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। इसके बारे में देखते हैं कि एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है ये इसका मकसद जो है वो ये था कि वार की तरफ ना जाएं हम अगर कोई भी मेंबर्स के दरमियान में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी डायलॉग के ज़रिए से, नेगोशिएशन के ज़रिए से इसको हल करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हम वार को प्रिवेंट करें। कोई भी अगर इसके रीजनल मेंबर्स के अलावा भी कोई है तो उसको भी डायलॉग के ज़रिए से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, पॉलिटिकल डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों जो भी मेंबर स्टेट है उनमें क्रिएट किया जाए और आर्म कंपटीशन से बचना, मतलब कि वो वार की तरफ ना जाएं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट कायम करना। ठीक है, और इसने जो इसकी एक अचीवमेंट है उसमें एशियान रीजनल फोरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1994 में बनाया गया था और इसका भी मकसद ये है कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, मतलब कि डिप्लोमेसी के ज़रिए से जो है मामला हल किए जाएँ और वार की तरफ ना जाया जाए। ये इसका मेजर मकसद है, हम ये कह सकें। और एलाबोरेशन ऑफ द अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होगा, कॉपरेशन होगा, तभी तो मामला चलेंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर हमने देखा कि इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कि कंट्रीज़ जो हैं आपस में इंटीग्रेट होंगे, उनमें ट्रेडिंग होगी तो वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये इसका गोल था कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनमें इक्वली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सारे ही जो हैं उनमें डेवलपमेंट हो। जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं एक रीजन के अंदर एज अ होल भी रीजन जो है वो डेवलप करेगा। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, मतलब कि फ्री ट्रेड है, मतलब कि ये है कि टैक्सीज़ को अगर 2 कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनके दरमियान में जो भी टैक्सीज़ हैं वो ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि उनके दरमियान इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो, उनकी ट्रेड बढ़े और जो है वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस हों। तो इससे क्या होता है कि पॉवर्टी कम होती है और सोशल इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ हैं इससे एक रीजन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इक्वली प्रॉस्पेरियस होते हैं, उनके अंदर जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अंदर जो एशियान फ्री ट्रेड है, जैसे कि एफ्टा है, ठीक है, एशियान फ्री ट्रेड एरिया एंड एशियान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज की फ्री फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी है आपकी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जॉब सर्विसेज हैं, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं फॉर द जॉब्स के लिए। इसके अलावा लेबर जाती है। एशियान इन्वेस्टमेंट एरिया, इन्वेस्टमेंट के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा एशियान सोशो कल्चर कम्युनिटी है। एशियान सोशो कल्चर कम्युनिटी के अंदर ये है कि आप अपना जो है कल्चर को प्रमोट करना है, कि दूसरे में अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करना है, अपना कल्चर दूसरे में पूरे रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। और जब आपकी ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी आपके कल्चर से होती है आपका। और ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस पिलर के अंदर ये भी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना। सोशल क्या है, सोशल लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही होती है। तो जब आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पेर होंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होगा। मतलब क्या हर चीज़ आपके जो एरिया में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, आपकी यूथ की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसका मेजर टारगेट है। और वुमेंस के राइट्स जो हैं वो मेजर। और लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कि इनकी आवाज़ जो है, जब इनकी आवाज़ पहुँचेगी, इनके मसाइल हल होंगे तो ऑब्वियसली एक जो वो है एरिया है वो तरक्की की तरफ जाएगा।
इसके अलावा डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए और उनके दरमियान जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस तरह से पॉवर्टी कम होगी। और ये है कि सोशल लेवल पे लोगों का जो रहन सहन है उसको जो है उसके अंदर एडवांसमेंट लेके आई जाए, मॉडर्नाइज़ किया जा सके उसको, और सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए सोशल वेलफेयर किया जाता है, समाजी काम जिसके अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं और भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, लोगों को अच्छा म्यार ज़िंदगी देना, अच्छा म्यार तालीम है, यहाँ पे सेहत की सहूलियात हैं वो सारी देना और रोज़गार मुहैया करना लोगों को, यूथ को। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है जिससे जो है वो कल्चरल एक्सपोजर होता है, दूसरे कंट्रीज़ में जाके आपको नए नए जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और यूथ कैंप्स कायम किए गए हैं ताकि हमारी यूथ जो है वो प्रॉस्पेरियस हो, वो तरक्की करे। और इसके साथ साथ पॉल्यूशन पे जो ट्रांसपोर्ट पॉल्यूशन जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है क्लाइमेटिक चेंज पे काम करना, ये सारे इसके टारगेट्स हैं सोशल कल्चरल कम्युनिटी में जिसके लिए कायम की गई थी। इसके अलावा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ASEAN के। इसके अंदर ये है कि ट्रीटी की गई ऑपरेशन जिसके कहते हैं टैग ट्रीटी ऑफ अमेरिका एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। इसमें यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी, एक दूसरे की टेरिटरी, एक दूसरे की खुदमुख्तारी का जो भी है इसका ख्याल रखा जाए कि आपस में कॉपरेशन और स्टेबिलिटी और पीस कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की खुदमुख्तारी का, उसकी बॉर्डर का, उसका ख्याल रखा जाए, उसकी नेशनल आइडेंटिटी का, ताकि जो है और रिस्पेक्ट की जाए एक दूसरे की। तो ये मेजर इसका प्रिंसिपल है। और इसके अलावा कोई भी अगर मतलब कि इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस ना करे, जैसे कि उनकी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स, उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस ना हो किसी और बाहर की तरफ, और अगर कोई मेंबर्स कंट्री के अलावा भी बाहर से एक्सटर्नल अफेयर तो उसको भी रोका जाए। ये सारे इस पर्पज़ के लिए बनाई गई। और सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस, जो भी एक मेंबर कंट्रीज़ जो है इनके डिफरेंसेस हैं, कोई डिस्प्यूट, कोई बॉर्डर इशूज़ है तो उसको डायलॉग के जरिए से उसको सॉर्ट आउट करके उसको किसी उसको सोल्यूशन उसके लेके आएँ। इसके अलावा रीजनिफिकेशन ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब कि अगर कोई बाहर से इसको कोई मसला है तो वो सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिल के रीयूनाइट होकर जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके अलावा क्योंकि इसमें कॉपरेशन को प्रमोट किया गया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाई गई थी क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के अंडर रहा, उसके बाद वर्ल्ड वार टू में अमेरिका के जापान ने काफ़ी ज़्यादा इलाका जो कंकर किया, तो इन सब के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इस रीजन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, जिसकी वजह से ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। So that's the today's lecture on the ASEAN Regional Organization.